नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2021। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रश्न है, कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क या इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। आप देख सकते हैं फोटो, पॉलिनेटर पार्क खुल गया अब उत्तराखंड में। तो दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क या पॉलिनेटर पार्क विकसित किया है। याद रखिएगा कहाँ है, कहाँ पर किया है दोस्तों? उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में ये किया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देख लेते हैं, करंटली त्रिवेंद्र सिंह रावत है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, याद रखिएगा। और दोस्तों उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस आर्द्रभूमि क्षेत्र या वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया? ये किया गया त्योस्कर, याद रखिएगा। त्योस्कर एक जगह है जो कि लद्दाख में स्थित है। बेसिकली त्योस्कर एक बेसिन है, ये एक उच्च ऊंचाई वाला एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है और हाल ही में इसे भारत की 42वीं रामसर साइटों में इसे शामिल किया है, याद रखिएगा। तो अब भारत का 42वां रामसर स्थल कौन बन गया है? सोकर, याद रखिएगा। तो तसोकर इसे कह देंगे हम, और ये लद्दाख क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। तो भारत में अब कुल साइटें कितनी हो गई हैं टोटल? तो दोस्तों 42 साइट हो गई हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस पक्षी की आबादी वाले क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों के लिए एक फायरफ्लाई पक्षी डायवर्टर या इसे कहते हैं जुगनू पक्षी डायवर्टर, इंग्लिश में कहते हैं फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर कार्यक्रम चलाया गया है? तो दोस्तों ये ग्रेट इंडियन बस्टर पक्षियों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक लाइन है और इन पर 201 फायरफ्लाई पक्षी डाइवर्टर लगाया गया है पीले रंग का, देख सकते हैं, ताकि इससे पक्षी लाइन से ना टकराएं और साइड से निकल जाएं। बेसिकली ये ग्रेट इंडियन बस्टर्न पक्षी को बचाने के लिए किया गया है। कहाँ किया गया है? ये पोखरण में किया गया है, याद रखिएगा। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी केबल लाइन, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस संगठन ने ऑपरेशन ऑलिव लॉन्च किया? तो दोस्तों ऑपरेशन ऑलिव रिलेटेड होता है कछुआ से, जिसे समुद्री कछुआ भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन ऑलिव लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो आईसीजी के द्वारा ही लॉन्च किया है। आईसीजी की पूरी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो एम है, उड़ीसा में लुप्त प्राय ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ये अभियान शुरू किया है। ये ऑपरेशन ऑलिव ये लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। करंटली इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में देश का पहला मास गार्डन या मॉस गार्डन स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरबताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका उद्घाटन, मास गार्डन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के सीएम मैं बता चुका हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक गैरसैंण है और एक देहरादून है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए भारत का पहला अभिसरण परियोजना कहाँ स्थापित किया जाना है? तो दोस्तों बेसिकली ये किया जाना है गोवा राज्य में, याद रखिएगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया टू जनरेट ग्रीन एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया इज टू बी सेटअप इन गोवा। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए एक अभिसरण परियोजना है जो कि स्थापित की जाएगी गोवा राज्य में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये इसका नाम है ट्रिस्टान दा कूना, याद रखिएगा नाम, ट्रिस्टान दा कूना इसका नाम है और ये अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित किया गया है, याद रखिएगा। द आइसोलेटेड यूके ओवरसी टेरिटरी ऑफ ट्रिस्टान दा कूना was declared the largest fully protected marine reserve of Atlantic Ocean, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कुल कितनी रामसर साइटों की संख्या हो गई है। तो दोस्तों हाल ही में 2 साइट और जोड़ी गई थी, तो अपडेट होके कुल 41 हो गई हैं। तो भारत में जो कुल रामसर साइट हैं वो 41 हैं, याद रखिएगा। लोनार लेक इन महाराष्ट्र एंड सूर सरोवर लेक इन उत्तर प्रदेश, यानी कि आगरा में स्थित है सूर सरोवर लेक, उत्तर प्रदेश हैव बीन एडेड टू द रामसर साइट। नाउ टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट आर 41, याद रखिएगा 41 हो गई है। ठीक है, महाराष्ट्र की अभी लोनार लेक जुड़ी है और आगरा की एक सूर सरोवर लेक भी जोड़ी गई है। तो कुल भारत में अब 41 रामसर साइट हैं। तो दोस्तों एक जो रामसर सम्मेलन है, बेसिकली रामसर एक शहर के नाम पर रखा गया है। रामसर एक शहर है ईरान में, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में 41 रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में रैंक 1 आया है। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए। इस पुरस्कार में जो पहले पायदान पे आया वो आया था तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेशनल वाटर अवार्ड में तमिलनाडु वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली। सबसे नंबर 1 पे आया तमिलनाडु, उसके बाद आया महाराष्ट्र, फिर आया राजस्थान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए, शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसे कहते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शौचालय दिवस 2020। इसकी जो थीम रही थी इस बार वो रही थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, या हिंदी में बात करूं सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम है। 19 नवंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन एन इंडिपेंडेंट बॉडी हैड डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो। तो अफ्रीका को मुक्त कर दिया गया है अफ्रीका के रीजनल कमीशन ने। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं WHO की, तो रीजनल कमीशन के बाद WHO ने भी अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से भी मुक्त घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस अरब देश में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये स्थित है UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। क्योंकि बरका परमाणु ऊर्जा UAE का और पहला ऐसा परमाणु ऊर्जा है जो किसी अरब देश में है। तो अरब देश में, अरब महाद्वीप में, UAE में पहला बरका परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया। इसका जो नाम है ये जरूर याद रखना, इसका नाम है बरका परमाणु ऊर्जा, याद रखेगा। द ऑयल रिच यूनाइटेड अरब एमिरेट अनाउंस दैट इट हैज कनेक्टेड इट्स बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट टू द नेशनल ग्रिड इन ए न्यू फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड, यानी कि अरब जगत में ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम रखा गया बरका, और ये बेसिकली UAE में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 500 मीटर ऊंची कोरल लीफ हाल ही में किस देश में खोजी गई। तो दोस्तों कोरल लीफ अभी 500 साइंटिस्टों ने खोजी है, टॉल 500 मीटर टॉल कोरल लीफ ये खोजी गई ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के मैप अगर आपने देखा है तो अगर मैं पूरब की तरफ जाऊं तो पूरी कोरल लीफ वहां मिलती है, और वहीं 500 मीटर ऊंची कोरल लीफ और खोजी गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तो दोस्तों द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए मैसिव डिटैचेड कोरल लीफ इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी कोरल लीफ है ऑस्ट्रेलिया की, और पूरे महाद्वीप की भी, याद रखिएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और इट इज़ द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 120 ईयर। तो दोस्तों 120 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो 500 मीटर ऊंची कोरल लीफ खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और यहीं ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा कि जंगली हाथियों को बचाने के लिए यहाँ एक एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, वो है ममता बनर्जी, और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल सरकार ने ही जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की अभी हाल ही में योजना बनाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने किस राज्य के टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये किया केरल टूरिज्म का। अगर मैं भारत में ऑल ओवर स्टेट की मैं बात करूं तो दोस्तों केरल टूरिज्म बेस्ट है इंडिया में, यानी कि। और अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने भी अभी केरल टूरिज्म को हाईली कमेंडेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। क्यों किया है,
क्योंकि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को इसकी उल्लेखनीय गतिविधि के लिए ये सम्मानित किया गया। केरल टूरिज्म को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो दोस्तों सरदार पटेल का नाम आता है तो हमें गुजरात नाम ध्यान होता है और वही इसका सही आंसर है। तो गुजरात राज्य में हाल ही में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में जाने वाले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया और इसे जूलॉजिकल पार्क, जिसे जंगल सफारी के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, याद रखिएगा, और इसे जंगल सफारी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसका नाम क्या है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान, और गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और ये ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग शुरू करने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा है 2050 तक, यानी कि, और दोस्तों आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था जापान ने, वो मैं आगे लाऊंगा। जापान ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखा है। पहले मैं यूरोपीय संघ की बात कर लूं तो यूरोपीय संघ ने जो लक्ष्य रखा है वो 2050 तक रखा है। तो 2050 तक यूरोपीय यूनियन जो है वो जीरो कार्बन एमिशन करेगी। 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। तो लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा आयोजित एक बैठक में 2050 तक यूरोपीय संघ द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए एक कानून बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया? तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। तो इसने बताया था 2019 में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो वायु प्रदूषण हुआ वो भारत में हुआ, याद रखेगा, याद रखेगा। इंडिया अव्वल आया है एयर पॉल्यूशन में, याद रखेगा। ये वर्ष 2019 का आंकड़ा है, यानी कि 2020 की रिपोर्ट है, और 19 साल में जितनी भी वायु प्रदूषण हुआ था सबसे ज़्यादा भारत में हुआ था। तो दोस्तों स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज द्वारा ये जारी की गई थी, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ठहराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो दोस्तों अगर मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करूं तो 2019 में खाली जो 2019 वर्ष है उसमें सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए किस में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक देखे गए 2019 में। और एक रिपोर्ट भी आई थी अभी, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में 23.1% यात्रियों ने उत्तर प्रदेश में दौरा किया, और उत्तर प्रदेश का ही प्रथम स्थान आया है इसमें घरेलू पर्यटक में। सबसे ज़्यादा जो 2019 में जो घरेलू पर्यटक घूमने आए वो उत्तर प्रदेश में आए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? तो दोस्तों ये की गई चाइना देश के द्वारा, याद रखिएगा। चाइना 2020 यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। और जो जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हाल ही में इसकी 2020 में जैव विविधता पर एक मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता हुई। कहाँ हुई? चीन में हुई। तो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ को चीन द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2020 की जो थीम थी ओजोन के लिए वो थी ओजोन फॉर लाइफ, याद रखेगा। आप फोटो देख सकते हैं, यह है ओजोन फॉर लाइफ वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेगा, ठीक है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस साल जो थीम थी ओजोन फॉर लाइफ थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने
अपने नीतिगत लक्ष्य के रूप में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन निर्धारित किया। तो दोस्तों हाल ही में जापान ने किया है, याद रखिएगा। तो जापान के प्रधानमंत्री जिन्होंने, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जापान के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम बताइए। इससे क्या है फ्रेंड, आपकी जी के तैयार होगी, करंट अफेयर भी तैयार होगी, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ जापान के प्रधानमंत्री अभी नए बन गए हैं और शिंजो एबे थे पहले, अब इन्हें हटा के नए बने हैं। तो उनका नाम क्या है, तो मुझे कमेंट में जरूर नाम बताइएगा। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इन्होंने रख दिया है, याद रखिएगा। जापान का न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट हिज कंट्री विल अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाई 2050, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एटा नामक एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया। तो दोस्तों एटा नामक तूफान आया था ग्वाटेमाला देश में, याद रखिएगा। यहाँ 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और घायल भी हो गए थे, साथ के साथ कुछ गायब भी हो गए थे और कुछ का अभी सर्चिंग चल रही है। तो काफ़ी भयंकर तूफान आया था ग्वाटेमाला में, जिसका नाम रखा गया था एटा। इंग्लिश की बात करूं तो इसे कहेंगे ETAH, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ETAH। और हाल ही में ग्वाटेमाला को प्रभावित किया था इसने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ। तो दोस्तों अगर मैं अरब कंट्री की बात करूं तो UAE में पहला परमाणु ऊर्जा संचालित हुआ। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों अभी हाल ही में बेलारूस ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया। बेसिकली ये रशिया की मदद से डेवलप किया गया है और इसका जो नाम है वो है एस्ट्रावेट्स, याद रखिएगा। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेलारूस के पावर ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों कौन सा राज्य 2020 में हर महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे मनाएगा। तो वो मनाएगा राजस्थान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य पहली बार स्नो लेपर्ड की गणना कराएगा। तो उत्तराखंड राज्य जो पहली बार स्नो लेपर्ड की सेंसस कराएगा या जनगणना कराएगा स्नो लेपर्ड की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर किस देश ने बैन लगा दिया है। तो पलाऊ देश है, उसने रीफ टॉक्सिक जो सनस्क्रीन होती है जो हम चेहरे पर यूज़ करते हैं सनस्क्रीन क्रीम, वो इसने रीफ टॉक्सिक की वजह से पलाऊ देश ने ये बैन लगा दी है इस पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में 2019 तक कितने टाइगर मृत पाए गए। तो टोटल जो टाइगर मृत पाए गए वो 95 मृत पाए गए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो सेंसस जनगणना हुई थी टाइगर की, तो उसमें अब तक भारत में कुल कितने टाइगर हैं 2020 तक। तो वो हैं 2967, ये आपको याद रखने हैं। 2967 भारत में अब इतने ही बचे हैं टाइगर, 2967 याद रखना, 2967। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMD के अनुसार 2020 में भारत में खराब मौसम की वजह से किस राज्य में सर्वाधिक मौत हुई। तो बिहार ने टॉप किया है फ्रेंड। अनयूजुअल जो वेदर होता है, बिजली जो गिरती है, जैसे किसी इंसान के ऊपर बिजली गिर जाए, उस वजह से ख़राब मौसम के चक्कर में एक्सीडेंट भी होते हैं। तो उसमें सर्वाधिक बिहार राज्य ऐसा है जिसमें सर्वाधिक मौतें हुई हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कौन सा राज्य आर्किड की गणना कराएगा। तो आर्किड एक फूल होता है, उसकी गणना कराएगा, दुर्लभ फूल है फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कराएगा अरुणाचल पे। यहाँ आर्किड लिख गया है, ये गलत है फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत में प्रथम ऐसा राज्य है जो आर्किड की जनगणना कराएगा, याद रखेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CDP या इसकी फुल फॉर्म है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडिया एनुअल रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान आधारित लक्ष्यों के लिए कारपोरेट प्रतिबद्धताओं वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो वो मिला है 5वां। इसमें अमेरिका ने टॉप किया है, ठीक है। बेसिकली आपको क्वेश्चन आएगा CDP यानी कि कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में भारत की कितनी रैंक है। तो आपको लगाना 5th रैंक है, जिसमें अमेरिका ने टॉप किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, रामसर स्थल जो कि पहले 27 थे लेकिन अभी 2020 में 10 और बढ़ गए हैं। तो कितने हो गए टोटल भारत में 37 स्थल हैं रामसर। वेरी VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। 37 स्थल हो गए हैं भारत में, ठीक है। और इसमें याद कर लीजिएगा सर्वाधिक जो आपके रामसर स्थल हैं सर्वाधिक किस राज्य में। तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में 7, ठीक है। अगर बात करूँ रामसर स्थल सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे गुजरात, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। वहाँ सबसे बड़े रामसर स्थल है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट या रामसर स्थल किस राज्य में, तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 37 हैं, ये भी आप याद रखना। 3 क्वेश्चन कवर होगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में वर्ष 2020 में किसे टाइलर पुरस्कार 2020 दिया गया। टाइलर पुरस्कार बेसिकली पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भारतीय
को दिया गया? पवन सुखदेव को, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल को 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, डेट पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने हाल ही में एक नई अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि शून्य उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन चलित विमानों का परिचालन संभावित रूप से कब से प्रारंभ हो सकता है? तो ये हो सकता है 2035 से। एयरबस जो कि विमान निर्माता कंपनी है, और उसने बताया कि अगर शून्य उत्सर्जन करना है तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन से विमान चलाने पड़ेंगे। वो कब तक संभावित है? तो वो है 2035 तक, ये याद रखिएगा। जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार अभी एक रैंकिंग निकली थी, तो जैविक किसानों में कुल संख्या में भारत का प्रथम स्थान है वर्ल्ड में, याद रखिएगा इसे। और सिक्किम को फ्रेंड जैविक राज्य भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। सिक्किम जो है वो जैविक राज्य है, ठीक है, वर्ल्ड में और भारत में भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम, बहुत पूछी जाती है एनवायरनमेंट से, तो हम लेके आए हैं इस वीडियो में। पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो वो थी बायोडाइवर्सिटी, या कहते हैं जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता। और इस बार पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया? तो कोलंबिया ने मनाया गया, ठीक है, कोलंबिया में 2020 पर्यावरण दिवस मनाएगा, ये जरूर याद रखेगा। इसकी थीम भी याद रखेगा। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, और इसकी जो थीम थी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, याद रखेगा। जल दिवस की मैं बात करूं, 2020 की थीम क्या थी? तो जल दिवस, इसमें जल और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी, और प्रत्येक वर्ष ये 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो वो थी खाली जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन थी पृथ्वी दिवस 2020 की थीम। और ये जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो 16 सितंबर, अभी हाल ही में 16 सितंबर 2020 आया था, उसमें ओजोन दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। और इस बार जो 2020 की थीम थी वो था जीवन के लिए ओजोन, या ओजोन फॉर लाइफ, या जीवन के लिए ओजोन। ये आपको थीम याद रखनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, हिंदी में ऐसे कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डेट पूछी जाएगी या आपसे थीम पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी जो थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, ठीक है, होम जहां आ जाए वही आपको ऑप्शन में लगाना है, या तो आप टैगलाइन याद कर सकते हैं योग दिवस थीम की, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया पर्यावरण के क्षेत्र में, तो किसे दिया गया? ये हिरो मातुहाशी और टाकुमा मियाकी को दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए। इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई प्रोफेसर अशोक साहनी है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी को बोला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला गुलबेकियन पुरस्कार है और मानवता के लिए दिया गया है। ये है स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग, ये बहुत बड़ी पर्यावरणकारी हैं, बेसिकली पर्यावरण के लिए काम करती हैं, ठीक है। और इन्हें 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। गुलबेकियन पुरस्कार मिला है मानवता के लिए ग्रेटा थुनबर्ग की, ये भी याद कर लीजिए, ये स्वीडन देश से आती हैं, ठीक है, स्वीडन देश की हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में कहाँ पर देश का सबसे बड़ा वॉक थ्रू एरिया का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में और चिड़ियाघर में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। बेसिकली आपको याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया वॉक थ्रू एवियरी का, देश का सबसे बड़ा वॉक थ्रू एवियरी जिसका उद्घाटन वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर में मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा देश कौन सा बन गया हवाई अड्डा? तो ये बन गया फ्रेंड दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जो कि देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य कौन से? तो इसमें हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तीनों राज्यों ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप किए हैं, याद रखिएगा, पूछे आने वाला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा, ये परमाणु ऊर्जा करने वाला पहला देश बना है अरब क्षेत्र में। अरेबियन जो कंट्री हैं उनमें पहला बना है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक्स 2020 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई थी पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रिक्स की मीटिंग भी इस बार रूस में ही हुई थी, पीटर्सबर्ग में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक निकाले गए 2020 में, तो भारत का इसमें स्थान क्या था? 117वां स्थान था सतत विकास में, और इसमें स्वीडन ने टॉप किया था। स्वीडन रहा था शीर्ष पर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020। वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का जो रैंक था वो था 168, और इसमें जो शीर्ष पर था वो डेनमार्क ने ये इंडेक्स टॉप किया। याद रखिएगा। अगला मैं बात करूं, COP26 2020 का आयोजन स्थल है। दोस्तों अब ये COP26 ग्लासगो में होना था, लेकिन ये रद्द कर दिया गया फिलहाल कोविड-19 की वजह से। अब ये 2021 में होगा, और कहाँ होगा? ग्लासगो में ही होगा। याद रखिएगा, 2021 में ये कंप्लीट होगा ग्लासगो में, ठीक है। और 2019 में कहाँ हुआ था? ठीक है, पिछले साल जो हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था, लेकिन इस बार जो होना था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये 2021 में ये COP26 का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, COP27 के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली जलवायु जोखिम सूचकांक में ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन जहाँ हुआ वहाँ से आंधी, तूफान, सुनामी जैसे जो कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ घटित हुए? तो इसमें जापान ऐसा देश है जो इसकी वजह से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यानी कि जहाँ बारिश हो रही है, या सुनामी आ रही है, या जलवायु की वजह से कुछ भी क्लाइमेट एक्शन से कुछ भी देश को दिक्कत हो रही है, तो वो उसमें जो टॉप किया था वो जापान ने टॉप किया था, ठीक है। जापान में सबसे ज़्यादा जलवायु जोखिम सूचकांक वाला देश है। याद रखिएगा। और इसमें भारत की जो रैंक थी वो 5वीं थी, ये आपको याद रखना है। UNEP की पर्यावरण सद्भावना राजदूत कौन है अभी? तो वो है दिया मिर्जा। बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड है वो 2020 तक अब बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा है UNEP की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी याद रखेगा, जो UNEP है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? वो केनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। कहाँ पे? नैरोबी में, ठीक है। याद रखिएगा, UNEP की जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में स्थित है, केनिया की राजधानी में। और दिया मिर्जा है, अभी 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। यह है पर्यावरण सद्भावना राजदूत UNEP की। अगला देखते हैं, खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिला डॉक्टर रतन लाल को। भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। खाद्य पुरस्कार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खाद्य पुरस्कार पर्यावरण से ही संबंधित है एक तरह का, और 2020 में डॉक्टर रतन लाल को मिला। और फ्रेंड बेसिकली जो खाद्य दिवस है वो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड में। 16 अक्टूबर को ही ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे डॉक्टर रतन लाल को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के नए अभी CEO कौन बने? तो वो है अरुण सिंघल। याद रखिएगा, अरुण सिंघल फसाई के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है। तो कौन सा बना है? तो वो अभी हाल ही में बना है फ्रेंड, निकारागुआ। याद रखेगा, टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अब जो देश है वो 87 है, और 87वां जो देश है वो निकारागुआ बना है। याद रखेगा। और इसमें ये भी याद रखना, जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है या ISA है, इसके जो महानिदेशक हैं अभी उपेंद्र त्रिपाठी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है गुरुग्राम, ठीक है। इस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। गुड़गांव से आप याद कर सकते हैं गुरुग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बेसिकली ये इस क्वेश्चन रखने का मेरा मतलब था, अभी जो है ये असम सरकार ने किया है। असम ने क्या है, ये पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसे फ्रेंड राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया जाएगा, यानी कि ये राष्ट्रीय पार्क के रूप में अब विकसित किया जाएगा। दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अभी अभ्यारण्य है लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्क अब बनाया जाएगा। तो कहाँ स्थित है ये असम में स्थित है। याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों इसे वायु भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसे वायु भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय को, ठीक है। तो वायु जो कि इसकी शॉर्टकट नेम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का, ये कहाँ स्थित है? तो बेसिकली इसका उद्घाटन 2020 में ही किया गया। नया विश्वविद्यालय बिल्कुल 2020 में ही बना है। वैसे इसका जो काम था
वो बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन 2020 में कंप्लीट हुआ और ये रखा गया लॉस एंजलिस में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, करंटली इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय HR नगेंद्र इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, देश का पहला लाइकेन पार्क बना है, तो कहाँ बना है? देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में कहाँ बना है? कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में ये बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो कि गंगा नदी पर निर्मित किया गया है, ये भी याद रखना आपको, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बना है भारत का पहला, और ये किस नदी पे? गंगा नदी पे। कहाँ बना है? ये ऋषिकेश में बना है। ऋषिकेश कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है झरिया। झरिया बेसिकली कोयले के लिए फेमस है, जो कि झारखंड में स्थित है, और ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ये देश का सबसे प्रदूषित शहर में इसने रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कछुआ पुनर्वसन केंद्र की स्थापना 2020 में कहाँ की गई? तो बेसिकली भागलपुर फॉरेस्ट डिवीज़न में की गई। ये कहाँ है? बिहार में। बेसिकली आपको याद रखना है, बिहार में कछुआ पुनर्वसन केंद्र की स्थापना 2020 में की गई। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये किया गया कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देश का पहला ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों ये